यहां पर प्रिंसिपल ही तो पूछ रहे हैं, तो एक ही फॉर्मूला है, उस पे 2-3 आगे पीछे इस तरीके से करके, तो कौन सी बड़ी बात है। हम तो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इतना तो ऑब्वियसली हमें पता है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं। अब मैथ्स है और कैलकुलेशन है तो दोस्त देखो भाइयों और बहनों वैसा तो होगा ही, तुम उसमें बोल नहीं सकते कि क्यों है कैलकुलेशन। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये चीजें आप मुश्किल से आराम से अगर घर पे बैठ के रिवाइज करते हो तो एक दिन में तुम कर लोगे और तुम्हारे ठीक से मतलब इसके क्वेश्चंस टैकल हो सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का वो है, अगर वो भी अगर आया तो, वरना ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डेसिमल वगैरह का कैलकुलेशन दे देंगे, ठीक है, वो जनरली नहीं देते, लेकिन अगर आ गया तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे ऐसा कैसे आ गया, क्योंकि मैथ के एग्जाम में तो देखो भाइयों और बहनों वैसा तो होगा ही। Hello everybody, welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to talk about banking. तो ICSE ग्रेड 10 सिलेबस के हिसाब से हम बैंकिंग के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। देखो लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था और मैं बार बार यही बात बता रहा था कि देखो तुम्हें सिर्फ वही करना है जो तुम्हारे सिलेबस में है, वैसे ही बैंकिंग में होगा, यानी कि वैसे तो बैंकिंग में बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स ग्रेड 10 के बाद पढ़ने वाले हैं, तो हमें उन पे ज्यादा डिस्कशन मतलब बिल्कुल करना ही नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है एज पर आईसीएसई ग्रेड 10 सिलेबस वो है आरडी, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले लो, उसके बाद 1-2 फॉर्मूले हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस है, कुछ भी उसके अलावा नहीं है। चलो शुरू करते हैं गाइस। तो देखो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इज अ पॉपुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज दैट हेल्प्स यू बिल्ड अ सब्सटैंशियल कॉर्पस, मतलब एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है थ्रू स्मॉल रेगुलर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस। इट इज इसेंशियली अ हैबिट बिल्डर फॉर सेविंग। और दूसरा एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो तुमने सोचा होगा, सुना होगा, यू इन्वेस्ट इन अ लार्ज लंप सम ऑल एट वंस। तो ये जो दो तरीके के पैसे को सेव करने का, बचाने का और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट यानी कुछ फायदा कमाने का तरीका है। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट में तुम क्या करते हो कि मंथली, हर मंथ तुम कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स रेगुलर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो, स्मॉल रेगुलर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अब एक बार में हर किसी के पास तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं जमा हो रहे हैं कि हर कोई जो है वो एफडी कर ले और हर कोई वाली बात नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एफडी में उन्होंने किया हुआ होता है, उसके बाद भी वो हर महीना जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट में भी पैसे लगाते ताकि कुछ पैसे उनके बचे रहें, ज्यादा बिना मतलब के खर्च ना हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि बैंक को जो हम पैसे दे रहे हैं, बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसों के साथ उन पैसों को लौटाता है, जिस एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो बैंक लौटाता है, तो तुम बोलोगे कि वो कैसे लौटा रहा है भाई। तो देखो बैंक बस ये काम नहीं कर रहा है कि तुम बैंक में पैसे डाल रहे हो और वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ लौटा रहा है, बैंक तो और लोगों को लोन भी देता है ना। तो अब जब लोन देता है तो उन लोगों से पैसे जो वापस लेता है, ऐसा तो है नहीं वो जितने पैसे दे रहा उतने ही वापस लेगा, तो वो भी कुछ इंटरेस्ट के साथ लेता है। तो क्या होता है कि वो जो लोन पे जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, वो इन चीजों पे जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज्यादा होता है, तो वही बैंक का प्रॉफिट हो गया, समझ गए। और बैंक और भी चीजें करता है, और भी सोशल सर्विसेज के काम होते हैं बैंक के, हमें उस पर ज्यादा डिस्कशन करना ही नहीं है, हमें बस आरडी के ऊपर डिस्कशन करना है कि हर मंथ कुछ छोटे छोटे अमाउंट को तुम बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, डाल रहे हो आरडी अकाउंट में, और कुछ टाइम के बाद वो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है देखो फॉर्मूला सीधा होता है, जो एक टाइम के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे उन्हें हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, उसे हम मैच्योरिटी वैल्यू एमवी लिखते हैं शॉर्ट में। और फिर हर महीने जो तुम पैसा डाल रहे हो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, बोलो पी, बचपन में पढ़ते हो तुम इंटरेस्ट वगैरह, है ना। और फिर देखो अगर तुम n मंथ्स के लिए डाल रहे हो तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इतना ही तो हो गया, p इंटू n। अब क्या है, बैंक जो है कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तुम्हें लौटा देगा, बैंक क्या करेगा, तुम्हें इंटरेस्ट लौटा देगा। अब इस इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, p इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12
इंटू आर बाय 100। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, बस। अब कुछ भी नहीं है, लॉजिकली मेरे से बात बोलो तो कुछ नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले हैं। ये तो बिल्कुल आसान है कि मैच्योरिटी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी कि जितने पैसे तुमने बैंक में डाले, हर महीने तुम इतने पैसे डाल रहे थे, अब n मंथ्स के लिए तुमने डाले तो टोटल इतने पैसे डाल दिए, ठीक है। और बैंक एक इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वो पैसे लौटाएगा, मतलब वो आरडी अकाउंट जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है, मतलब उसकी जो मैच्योरिटी, जब वो टाइम पीरियड आ जाता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक में वो पैसे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला, अब ये कहां से आ रहा है इसका, देखो इसका कोई ऐसा हमें डिस्कशन करना नहीं है, ठीक है, उसका डेरिवेशन एंड ऑल दैट, वो चीजें नहीं है सिलेबस में। हमें बस जानना है कि ये फॉर्मूला है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें देखो मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूं, जैसा कि मैंने जीएसटी में भी किया था। अब ये वाला फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला है, इसी में पूरा खेल हो जाएगा और कुछ नहीं है। यानी कभी ऐसा हो गया कि तुम्हें मैच्योरिटी वैल्यू दे दी, ठीक है भाई, मैच्योरिटी वैल्यू दे दी और फिर तुमसे क्या बोला गया मतलब इन्हीं फॉर्मूले में कुछ चीजें दे दी गई, कुछ चीजें नहीं दी गई, तो वो निकालना है, ठीक है। तो वैसे ही वो जितने सारे इस पे कंडीशंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग एक एक करके वही देखेंगे। ऐसे ही तो होता है मैथ में। तो इस तरीके से अगर चीजों को तुम देखोगे तुम्हें प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला तो देखो तुम्हें याद होना चाहिए, ये बस इसमें है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी इस पे अलग अलग तरीके के कंडीशंस हैं, मतलब कंडीशन इन दी केस की अलग अलग केसेस हैं कि ये दिया है तो ये निकाल दो, वो दिया है तो वो निकाल दो, है ना, रिवर्स केसेस जिसको बोलते हो तुम। तो बस उस पे क्वेश्चंस है, करते हैं फिर। देखो तो वही फॉर्मूला यहां पर लिखा है, देखो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको सही से लिख देता हूं, देखो फिर से कि P इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। यही टाइम, यही आपका जो है इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। n क्या है? मंथ्स में जो टाइम है कि कितने मंथ्स हो गए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल पर मंथ है, मंथली इंस्टॉलमेंट तुम कितना दे रहे हो वो यहां पर P आ रहा है, ठीक है। बस यही करना है, कुछ काम नहीं अब इसमें। अब सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, चलो करना शुरू कर देते हैं। कुछ इसमें ट्विस्ट टर्न है ही नहीं। एक और बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उस पे अलग से क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे क्वालिफाइंग अमाउंट बोलते हैं, तो पहले इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं क्वालिफाइंग अमाउंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा। वो स्पेसिफिकली तुमने स्पेसिमेन क्वेश्चंस में एक राधा वाला क्वेश्चन है तो वो देखा होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, a bank offered a scheme of investing rupees X per month for 2 years. If the rate of interest offered by the bank is 10%, PA का मतलब per annum, per year, and the total interest received will be this, then find the value of X. अब X क्या है? Investing rupees X per month है, यानी कि ये क्या है? P है, प्रिंसिपल यही है ना। Investing rupees X per month है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल यहां पर यही है, सही है। अब यहां पर तुम क्या करोगे, देखो यहां पर देखो गिवन क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी 1900। तो जब आपसे इंटरेस्ट गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है, बस देखो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ इंटरेस्ट का, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, बस। अब इसमें सारी चीजें गिवन है, इंटरेस्ट यहां पर लगा दो, इंटरेस्ट यहां पर क्या है 1900। अब हमें यही प्रिंसिपल तो चाहिए, ये x के फॉर्म में गिवन है। अ बैंक ऑफर्ड अ स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग रुपीज x पर मंथ, ये हो गया। अब देखो यहां पर टाइम जो ये 2 इयर्स है, 2 इयर्स का क्या मतलब होता है, 24 मंथ्स, सही है। 2 इयर्स का मतलब हो जाएगा 24 मंथ्स। अब 24 मंथ्स का मतलब हो गया, ये देखो 24 n इंटू n प्लस 1 यानी 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यहां पर देखो क्या है 10% पर एनम, तो 10% पर एनम यानी कि 10 अपॉन 100। अब बताओ कि ये सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करके क्या तुम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये तुम खुद से कर सकते हो। यहां पर ये देखो सारी वैल्यूज यहां पर गिवन है, बस आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, बस वो आंसर आ जाएगा,
है ना, इन्वेस्टमेंट पर मंथ यहां पर तुमसे पूछा गया, बस और कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक चीज जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए फॉर्मूला वहां पर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे तो वो चलेगा, क्योंकि उसका काम हो नहीं रहा है, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट का काम है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया, बस काम खत्म हो गया। इसको सॉल्व करके तुम यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, ऑब्वियसली रुपीज में आएगा। चलो अब यहां पर देखो, मिस्टर सैम हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स 600 per month for 2 years. If he gets 15,600 at the time of maturity, find the rate of interest earned by him. Rate of interest यहां पर तुमसे पूछा गया। अब देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 600 per month for 2 years। तो यहां पर देखो मैच्योरिटी वैल्यू का अगर फॉर्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट, यही तो होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इंटरेस्ट क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। प्रिंसिपल ये क्या है, इन्वेस्टमेंट पर मंथ है या मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसे ऑनलाइन वो अकाउंट वगैरह बैंक वगैरह में वो कटता जाता है ना, ठीक है। अब यहां पर देखो मैच्योरिटी वैल्यू लिखा है 15,600 माइनस पर मंथ कितने जा रहे हैं 600, और 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स का मतलब 24 मंथ्स, सही है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, ये तुम्हारा क्या आएगा 15,600 और ये यहां से क्या होना चाहिए बताओ, जैसे ये 14,400 आ रहा है, इसको चेक करो, सही है। अब इसको चेक कर सकते हो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1200 आ रहा है, शायद 1200 है ना, क्योंकि 15,600 माइनस 14,400 करोगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हारा 1200 हो गया। अब इंटरेस्ट का तुम फॉर्मूला जानते हो, वो क्या होता है, P इंटू, बार बार लिखोगे ताकि याद हो जाए उससे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या है, ये 1200 के इक्वल है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ, आराम से तुम यहां पर वैल्यू पुट करो। यहां पर तुम्हें क्या चाहिए, पर मंथ देखो लिखा ही है 600 है, और फिर n की वैल्यू यहां पर देखो 24 है, क्योंकि 2 इयर्स के लिए तुमने डाला था, है ना। तो 24 इंटू 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 हो जाएगा। अब तुमसे बोला है r निकालो, तो इंटू r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर से वही बात है कि इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं। ये देखो ट्वाइस हो रहा है, वैसे ये यहां से ट्वाइस जा रहा है, और फिर ये इन चीजों को 12 2 24, ये देखो कैंसिल हो गए यहां से, ठीक है। 12 2 24 कैंसिल हो गया, और फिर 25 4 100 हो गया, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, r अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेशन सही है तो 8% पर एनम। ये वाला कैलकुलेशन मैंने इसीलिए कर दिया कि ये जल्दी से हो रहा है ना, टाइम भी तो बचा रहा हूं मैं, समझ रहे हो। अब क्यों बचा रहा हूं टाइम, क्योंकि और टाइप के सवाल दिखा दूं तुम्हें, रादर देन कैलकुलेशन करके दिखाऊं, वो तुम खुद करोगे। इसमें देखो कोई ज्यादा कैलकुलेशन कैंसिलेशन जल्दी से हो नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया, हालांकि ये भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर हो रहा था तो r इज इक्वल टू 8% पर एनम। अब देखो उसी फॉर्मूले से मैंने तुम्हें क्या बोला था कि फॉर्मूला वही यूज होगा। अब यहां पर देखो इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल पता था, n की वैल्यू पता थी, r निकाल लिया। कहीं पर क्या होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, प्रिंसिपल पूछ लेंगे। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है, देखो यहां पर प्रिंसिपल ही तो पूछ रहे हैं, तो एक ही फॉर्मूला है, उस पे 2 3 आगे पीछे इस तरीके से करके, तो कौन सी बड़ी बात है। हम तो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इतना तो ऑब्वियसली हमें पता है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, जैसे मिस्टर राज गेट्स दिस एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। ये आसान है, देखते हैं रेट ऑफ। अब देखो मुझे याद इसमें मुझे भी कुछ नहीं है, बस मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा ना, एक ही तो फॉर्मूला है। देखो मंथली वो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल पर मंथ या मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट, यही तो फॉर्मूला होता, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब यहां पर तुमसे P की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखो यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 7688, देखो 7688 पता है, ये हमसे ये पूछ लिया इसने, ठीक है।
और यहां पर देखो टाइम क्या है, 1 ईयर है। 1 ईयर का मतलब क्या होता है, 12 मंथ्स, है ना। तो 12 मंथ्स हो गए। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि P इंटू n प्लस 1। n तो यही होता है नंबर ऑफ मंथ्स, n प्लस 1 13 होता है, अपॉन 2 इंटू 12 होगा, इंटू r क्या है 12 है, तो 12 अपॉन 100। अब बताओ इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, कौन सी आफत आ गई। सारी चीजें हमने यहां पर लिख दी। अब हमें p की वैल्यू चाहिए और हम क्लास 10 के स्टूडेंट है भाई, इसको सॉल्व करना कुछ नहीं है, इसको करो सॉल्व आराम से। ये देखो ये यहां से कैंसिल हो गया और फिर ये देखो 6 टाइम्स जा रहा है ना। अब यहां पर ये देखो ये क्या है तुम्हारा 12p है, प्लस यहां पर क्या बच रहा है, ये देखो 78p बच रहा है, ठीक है, अपॉन 100। और अगर एलसीएम वगैरह यहां पे लोगे तो 1278 हो जाएगा। तो 1278p, कैलकुलेशन वगैरह चेक करो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपॉन 100। हो सकता है मैं भी कुछ मिस्टेक कर सकता हूं, इसमें कोई वो नहीं है ना कि कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ कर दिया, वैसे तो सही ही दिख रहा है। मैं भी चेक कर लेता हूं। तो ये देखो 12 ही था, तो ये देखो ये तो तुम्हारा इससे मान लो कैंसिल हो गया था, ये 6 था। तो ये 78p अपॉन 100 है, सही है। तो यहां से p की वैल्यू आपको निकालनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट ही तो पूछा गया है। देखो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7688 इंटू 100 अपॉन ये तुम्हारा 171278। क्या ये 6 टाइम्स हो रहा है, क्या हो सकता है, देखने में तो लग रहा है 8 6 48 होता है ना। तो क्या 6 टाइम्स हो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो 6 टाइम्स अगर हो रहा है तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे 6 टाइम्स हो सकता है, देखो नहीं हो रहा, ये देखो 6 टाइम्स नहीं हो रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो इसको तुम कैलकुलेशन अपना कर लो, ठीक है, इसको अपना कैलकुलेशन कर लो, इतना ही रुपीज इज द आंसर। मैं बस वो देख रहा था कि मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं 8 6 48 करके, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर यहां तक। चलो तो आई होप कि मैं फिर से एक बार इसको बोल देता हूं। देखो यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पर तुमसे मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मंथ्स यहां पर देखो 1 ईयर है तो 12 हो गया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल यानी मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू n प्लस 1, n 12 था, n प्लस 1 13 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। r पर एनम यहां पर देखो 12% पर एनम है। अब इसको कैलकुलेशन चेक करो, ये से कट गया, ये 16 हो गया, ये 78 हो रहा है, p अपॉन 100। अब ये 1278p एंड दैट इज इक्वल टू 7688। जो भी कैलकुलेशन है इसको कैलकुलेशन करके तुम प्रिंसिपल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो सकता है डेसिमल वगैरह में आए। वैसे 6 टाइम्स दिख नहीं रहा ये मुझे, है ना। चलो तो इसको कर लेना जो भी है। अब देखो कई बार ये भी वही चीज है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या है कि कई बार वो एक ही में ना 2-3 केसेस ऐसे डाल देते हैं, तो ठीक है इसको भी करते हैं। अब जैसे देखो ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years, the total amount deposited by a person is this, if the interest earned by him is 1/12 of the total deposit, then find the interest। लिटरली ये क्वेश्चन है, तुम समझ जाओ। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट अमाउंट इतना है, इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज 1/12, तो 1/12 ऑफ द टोटल डिपॉजिट, और टोटल डिपॉजिट यहां पर 9600 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इंटरेस्ट तुम्हारा हो गया ₹800। ये आंसर है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मंथली डिपॉजिट कितना, अब देखो 9600 था, है ना, यानी ये तुम्हारे पास P इंटू एन गिवन है, P इंटू एन जो है वो 9600 गिवन है। P जो होता है वो तुम्हारा मंथली डिपॉजिट होता है। अब टाइम यहां पर देखो 2 years है, 2 years का मतलब क्या हुआ, 24 months, एंड दैट इज इक्वल टू 9600। अब यहां पर देखो ये क्या होगा, 4 टाइम्स, तो 400 रुपीज इज द मंथली इंस्टॉलमेंट। अब ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा तो तुम यहां पर लिख देना, थोड़ा सा लिख देना कि हेंस द मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹400, और यहां पर देखो ये थोड़ा सा ऐसे दिखना चाहिए, है ना, कि P इंटू एन, सही है। चलो ये क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, और ये क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है, सही है।
तो ये 4 टाइम्स हो रहा है तो 400 आ गया। अब यहां पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमसे पूछा गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वही वाला इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो। तो यहां पर इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी पता है, इस क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी पता है 800 है, ठीक है भाई, ये 800। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि P, अब यहां पर P की वैल्यू यहां पर देखो 400 है, तो P इंटू N क्या है यहां पर 24 होगा, क्योंकि 2 इयर्स है ना, तो N की वैल्यू हो जाएगी 24, तो 24 इंटू N प्लस 1 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100, सही है, इंटू R अपॉन 100। अब ये किस चीज के इक्वल है, यहां पर देखो ये 800 है, तो इज इक्वल टू 800। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो ये सिंपल इक्वेशन है, R की वैल्यू निकाल लो, तो कैलकुलेट करो, ये 12 2 24 कैंसिल हो गया यहां से, और फिर ये देखो ये यहां से ट्वाइस जा रहा है, देखो 2 बार, ठीक है, और यहां 25 4 100 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे तो 4 2 8% पर एनम। पर एनम लिखना कंपलसरी है, ये नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8% लिख दिया, क्योंकि अब 8% वो क्या है, पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर हाफ ईयर है, पर एनम है, या क्या है। पर एनम का मतलब फॉर द कंप्लीट ईयर। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने आपको बार बार एक ही बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहला चैप्टर भी ऐसा ही जीएसटी है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, उस पे अलग अलग इधर से उधर ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। वैसे ही यहां पर भी रिकरिंग डिपॉजिट में भी वही चीज है, एक फॉर्मूला है, यानी आपको मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। ये फॉर्मूले हो गए। अब इनमें ये दिया है तो ये निकाल दो, ये दिया है तो ये निकाल दो, और एक क्वालिफाइंग अमाउंट का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस पर भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी एक चैप्टर आपका है डन, कुछ नहीं है फिर इसके बाद इसमें, ठीक है। चलो इसको देखो एक क्वेश्चन और। अब जैसे उसी में इसमें कुछ अलग है ही नहीं, देखो तुम बुक्स वगैरह में देखोगे कि ईच ऑफ ए एंड बी ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट इन अ बैंक if A deposits 1200 per month for 3 years and B deposits 1500 per month for 2.5 years, find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by the bank is 10% per annum. कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, 2 अलग अलग केसेस हैं, दोनों का कैलकुलेशन करो मैच्योरिटी वैल्यू की, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि किसको कितना मिला और कितने से ज्यादा मिला। बस कुछ नहीं, यहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोनों ही केसेस के लिए, कि जैसे यहां पर ए के लिए अगर मैच्योरिटी वैल्यू निकालो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है कि P इंटू एन कर लो प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, तो बस यहां पर निकाल लो। अब यहां पर देखो इंटरेस्ट क्या निकलेगा इसके लिए, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, यही फॉर्मूला है। अब यहां पर वैल्यू पुट करके देख लो, यहां पर फर्स्ट के लिए क्या है, यहां पर देखो ए के लिए क्या है 1200 पर मंथ फॉर 3 इयर्स, ठीक है, तो 1200 है, 1200 पर मंथ फॉर 3 इयर्स। अब 3 इयर्स का मतलब 36 मंथ्स, तो 36 इंटू 37, 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 तो होगा ही यहां पर, सही है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 10% पर एनम है, तो 10% पर एनम 10 अपॉन 100 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, ये देखो यहां से कैंसिल हो गया, और फिर ये भी देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन करोगे तुम खुद से, ठीक है, इसमें मैं कुछ करने वाला हूं नहीं। ये हो गया इंटरेस्ट। अब मैच्योरिटी वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी बताओ, फर्स्ट पर्सन के लिए। प्रिंसिपल इसके लिए देखो कितना था 1200, तो 1200 अब 3 इयर्स का मतलब हो गया 36 मंथ्स, प्लस इसके लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा था, यहां पर देखो ये तुम्हारा आ रहा है, अगर कैलकुलेशन देखो तो 18 इंटू 37 इंटू 10, ये इसके लिए इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये इसकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो गई पर्सन ए के लिए, बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई ही तो करना है इसमें, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेकेंड पर्सन के लिए तुम मैच्योरिटी वैल्यू निकालो, फॉर्मूला यही यूज होगा कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर देखो इंटरेस्ट तुम अगर निकालना चाहो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंस्टॉलमेंट पर मंथ इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, और फिर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अपॉन 100, यही चीज है यहां पर, ठीक है।
अब देखो सेकेंड पर्सन के लिए यहां पर क्या है, 15% पर मंथ फॉर 2.5 ईयर्स। सो 15%, 1500 नॉट परसेंट, 1500 पर मंथ। अब इसके लिए n क्या आएगा, देखो 2.5 ईयर्स का मतलब क्या हो गया यानी कि 30 मंथ्स हो गए तुम्हारे लिए, है ना। 3 इयर्स में देखो सही है, तो इसके तुम्हारे लिए हो गए 30। सो 30 इंटू 31 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम तुम्हारे पास 10 है, तो 10 एंड 100। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो जिस भी तरीके से चाहो तो, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है एंड दैट इज द इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को अगर आप यहां ऐड कर दोगे, टेकिंग P एज 1500 एंड N एज 30, आपके पास इसकी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी पर्सन बी के लिए। तो आप दोनों के लिए जब आप मैच्योरिटी वैल्यू जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा है और कितने से ज्यादा, वो तो आप सबट्रैक्ट करके बता दोगे कि ज्यादा है और कितने से ज्यादा है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। आई होप दैट इज क्लियर गाइज। कोई इसमें डाउट? कोई डाउट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग आता है, बैंकिंग में एक क्वेश्चन बस ऐसा है जो थोड़ा सा दूसरे टाइप के आ सकते हैं। दूसरा टाइप का मतलब वही चीज है, बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा घुमा के वो आपसे पूछ सकते हैं। वो ये है कि अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ दिस पर मंथ हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस if the rate of interest is 8% and the interest calculated at the end of every month, find the time in months of this recurring deposit account। तो टाइम इन मंथ्स तुमसे पूछा गया, तो टाइम यहां पर पूछ लिया गया। अब जैसे यहां पर देखो मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में देखो इन्वेस्टमेंट पर मंथ भी गिवन है, यानी पी की वैल्यू भी गिवन है, और फिर टाइम आपसे पूछ लिया गया यहां पर। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का, हल्का सा दूसरे टाइप का हुआ। तो बस वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज व्हाट, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है, 12,440, ये मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो पर मंथ जो इन्वेस्टमेंट है वो 1200 है। अब मान लो कि नंबर ऑफ मंथ्स, देखो मैं बार बार n जो है नहीं लिखना चाहता हूं, थोड़ा माफी चाहता हूं, n लिखने से जल्दी नहीं लिख पाऊंगा मैं, तो n की जगह पे अगर x लिख लें तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर x लिख लेता हूं तो ठीक है। और इंटरेस्ट के लिए देखो यहां पर क्या है, अगर मैं t यहां पर 1200 है, फिर यहां पर क्या आएगा बताओ, n इंटू एन प्लस वन, यानी x इंटू एक्स प्लस वन आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 होगा, सही है, फॉर्मूले में यही आता है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यहां पर देखो 8 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यहां पर 8 है, तो 8/100 हो गया। अब देखो ये क्या है, ये दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, बस यही डिफरेंस है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर सॉल्व करनी है इन x। तो यहां पर तुम कर सकते हो, देखो दिस विल बी कैंसल्ड आउट ओवर हेयर, उसके बाद देखो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, और फिर ये देखो 2 4 8 विल बी कैंसल्ड आउट। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड करें। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 1 4 0, फिर ये आ जाएगा 4 3 12, 300x होगा, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को 4 से डिवाइड करोगे तो ये वाला 4 तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस एक्स, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम जानते हो, ये आएगा 301x, देखो 301x, और फिर इसको अगर इस तरफ ले आओ तो -3110 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या फैक्टराइजेशन से कर लो, यानी जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हो, तो इन दोनों में से किसी भी मेथड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब यहां पर देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं बता देता हूं एक बार, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा कि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो 1 है और कांस्टेंट टर्म ये है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो
इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा -3110, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो मिडिल कोएफिशिएंट है वो है 301। अब हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनका सम ये हो जाना चाहिए और प्रोडक्ट ये हो जाना चाहिए। ऐसे तो करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, कि दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम ये हो जाए और प्रोडक्ट ये हो जाए। तो अब कई बार वो दिखता नहीं है हमें, तो जब दिखता नहीं है तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाता है, तो फिर वहां से ऐसे दो फैक्टर्स हमें निकालने पड़ते हैं कि जिनका सम ये हो और प्रोडक्ट ये हो। लेकिन यहां पर क्या है कि वो दिख रहा है आराम से, ये 301 है ना, और हमें ये चाहिए -3110। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 311 और -10, ऐसे लिख सकते हो? क्योंकि देखो अगर तुम 311 मल्टीप्लाइड बाय -10 अगर कर दो तो क्या -3110 नहीं आ जाएगा? तो यही दो नंबर्स काम कर रहे हैं, तो वही यहां पर आप लिख सकते हैं। यानी इसको तुम लिख सकते हो कि x² + 311x और फिर क्या आएगा बताओ, -10x, ठीक है, -10x और फिर -3110 दैट इज इक्वल टू 0। अब दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। इस वाले ग्रुप में से यू कैन टेक x एज कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, x + 311। और इस वाले ग्रुप में से -10 अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, फिर से x + 311। ऐसे ही तो करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से x + 311 अगर हम यहां से कॉमन ले लें, देखो x + 311 अगर यहां से कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, x - 10, x - 10 यहां से बच रहा है, देखो फैक्टराइज करने पर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा -311 आएगा और दूसरी पॉसिबल वैल्यू आ रही है 10। लेकिन अब देखो नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव थोड़ी होंगे, यहां पर टाइम क्या है, मंथ्स में है ना, टाइम इन मंथ्स, ठीक है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यू नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 10 मंथ्स इज द आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10 मंथ्स। तो अगर मेरे हिसाब से पर्सनली तुम पूछो तो मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर में आरडी जो है, रिकरिंग डिपॉजिट के पूरे चैप्टर में यही एक प्रॉब्लम ऐसा है जो थोड़ा ट्विस्टेड है। मतलब एग्जैक्टली ये वैल्यूज नहीं, वो कुछ और भी वैल्यू दे दें तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये ऑपोजिट केस हो गया है ना, ऑपोजिट केस हो गया और उसमें तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग रही है, तो थोड़ा सा ये ट्विस्टेड है। अब तुम खुद सोचकर देखो कि इस फॉर्मूले के ऊपर कोई और टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। हाँ, अगर वो 2-3 केसेस दे दें तो वो दैट विल नॉट बी अ टफ क्वेश्चन, दैट विल बी अ लेंथी क्वेश्चन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टफ क्वेश्चन एंड अ लेंथी क्वेश्चन। आई होप तुम समझ रहे हो ना कि हाँ, वो कैलकुलेशन ही डेसिमल वगैरह में दे दें तो फिर भाई वो फिर देख लेना होगा आपको, है ना, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी केसेस तो यही बनेंगे। अब जैसे सारे केसेस हमने यहां पर देखे, तुम अगर खुद यहां से सोच के देखो शुरू से, देखो यहां पर क्या था, इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रिंसिपल निकालनी थी, है ना, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल यहां पर आपको निकालना था, ठीक है, कि यहां पर क्या गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, प्रिंसिपल निकालो। अब यहां पर क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, फिर इस क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल निकालना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, है ना, मैं फिर वही बोल रहा हूं, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो। फिर यहां पर देखो ये तो सीधा वाला केस हो गया है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो गया। बस क्या करते हैं ना, ऐसे पार्ट्स में अगर क्वेश्चंस दे दें तो वो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो ये पार्ट जो केसेस वाले क्वेश्चन हो गए ना, 2-3 केस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या, यहां भी वही चीज है कि यहां पर तुमसे क्या पूछ रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ, एक सेकेंड रुको, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट। तो ये देखो ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन है नहीं, ये सेम, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है कि मैच्योरिटी अमाउंट आपको चाहिए। बस ये है कि उन्होंने 2 केसेस दे दिए। भाई अगर 3 केस भी दे सकते, फिर बोलेंगे कि अरेंज द मैच्योरिटी अमाउंट इन असेंडिंग ऑर्डर, या मतलब एक या फिर ऐसा पूछ लिया कि 3 केसेस तुम्हें दे दिए। सुनना, अभी एक बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि 3 केसेस दे दिए, जैसे यहां पर ABC है, ठीक है, यहां पर AB है, 3 केसेस दे दिए, फिर तीनों का मैच्योरिटी अमाउंट पूछ लिया, फिर बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द 3 पीपल। तो भैया रेशियो भी पूछ सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो वो मैथ में तुम कर ही सकते हो, वो फिर आगे पीछे करके तुम क्वेश्चंस को वैसा बना सकते हो, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन टफ हो गया। आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि वो टफ होना नहीं उसको बोलते हैं।
फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि टाइम निकालने के लिए अगर दे दिया जाए कि मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है और ये मतलब आपको मंथली इन्वेस्टमेंट भी आपको गिवन है, टाइम वो एक्स, एन को मैंने एक्स लिख लिया अपने कंफर्ट के लिए, वो बार बार मैं एन लिखूंगा तो वो फिर जल्दी होगा नहीं, है ना, एक्स लिखने की आदत होती है जनरली। तो वो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया और ये भी आसान ही है ऑब्वियसली, तो ये चीजें आप देख लो, ठीक है। अब एक और चीज बच गई जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपसे क्वालिफाइंग सम अगर पूछ लें तो वो उसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, इसको क्वालिफाइंग सम या फिर क्वालिफाइंग प्रिंसिपल या इक्विवेलेंट मंथली प्रिंसिपल। तो अगर तुमसे क्वालिफाइंग प्रिंसिपल पूछ लेते हैं या इक्विवेलेंट मंथली प्रिंसिपल पूछ लेते हैं या क्वालिफाइंग सम पूछ लेते हैं तो एक ही चीज है, ठीक है। तो ये क्या है, इज द मैथमेटिकल सिंगल मंथ इक्विवेलेंट, इसको समझो, मैथमेटिकल सिंगल मंथ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल योर डिपॉजिट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम हर मंथ पे यानी किसी टाइम पीरियड के लिए हर मंथ पे अगर पी डाल रहे हो पैसे वो रिकरिंग डिपॉजिट में, तो अगर एक ही मंथ में तुम कितने पैसे डाल दो सिंगल मंथली इक्विवेलेंट, जिसका इफेक्ट जो है उतने ही पैसों के बराबर हो जाए जो हर मंथ तुम डाल रहे हो किसी एक टाइम के लिए, समझ रहे हो, यानी कि तुम पी पैसे पर मंथ डाल रहे हो एन मंथ्स के लिए, तो अगर इसका एक 1 मंथ इक्विवेलेंट पूछा जाए तो वो क्या है, तो 1 मंथ इक्विवेलेंट है पी इंटू एन प्लस 1/2, समझे, ये फॉर्मूला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो आप खट से आप कर दोगे, पी इंटू एन प्लस 1/2। तो एक क्वेश्चन स्पेसिमेन में ही तुम्हारे ये क्वेश्चन है, देखो अगर तुम देखोगे आई थिंक इसी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है। तो यहां पर राधा डिपॉजिटेड 400 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ्स। अब तुमसे बोला द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखो मैंने वहां लिया भी स्पेसिमेन से ही है, सीधा देख रहे हो तुम। तो यहां पर क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी क्या था, पी इंटू एन प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर पी क्या है, तो पी यहां पर देखो क्या है 400 पर मंथ है, और फिर n इंटू एन प्लस 1 यहां पर देखो क्या है 18 मंथ्स है, तो 18 इंटू 18 प्लस 1 इज 19/2। तो ये आपका आंसर है, ये तुम्हारा हो जाएगा 9। ये देखो सही है कि नहीं, तो इसको चेक करो, तो 9। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 68400। तो ये देखो क्वालिफाइंग सम है तुम्हारे लिए 68400, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके की भी चीजें, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई भी और ज्यादा चीजें हैं। फिर मैं बार बार बोलूंगा कि जो फर्स्ट यूनिट है बेसिकली कमर्शियल मैथमेटिक्स की, जीएसटी और फिर ये वाला चैप्टर और जो नेक्स्ट चैप्टर जो है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये चीजें आप मुश्किल से आराम से अगर घर पे बैठ के रिवाइज करते हो तो एक दिन में तुम कर लोगे और तुम्हारे ठीक से मतलब इसके क्वेश्चंस टैकल हो सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का वो है, अगर वो भी अगर आया तो, वरना ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डेसिमल वगैरह का कैलकुलेशन दे देंगे, ठीक है, वो जनरली नहीं देते, लेकिन अगर आ गया तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे ऐसा कैसे आ गया, क्योंकि मैथ के एग्जाम में तो देखो अब मैथ्स है और कैलकुलेशन है, तो दोस्त देखो भाइयों और बहनों वैसा तो होगा ही, तुम उसमें बोल नहीं सकते कि क्यों है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, तो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस ओवर हियर गाइस ऑन द इन्फिनिटी लर्न ICSE चैनल। Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in these videos, you can you can obviously understand and you can obviously join this channel as well, so as to get more updates regarding these things. बाकी जो भी चीजें अगर आपको कुछ और भी चीजें चाहिए, having confusion in things, you can obviously put that in the comment section after watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe as well. That's all we needed to discuss guys. I'm Misbah, your maths educator. Bye bye, take care everybody.